बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ यू। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 का नाम है इसेंशियल्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस हाउस, या इसे बिजनेस प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है। चैप्टर नंबर 2 होगा हमारा इसेंशियल्स या फिर प्रॉब्लम्स। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसेंशियल ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस हाउस या फिर इसे बिजनेस प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है। एग्जाम में सवाल दो तरह से हमारे पास आता है, या तो बिजनेस एसेंशियल्स के हवाले से पूछता है या फिर बिजनेस प्रॉब्लम्स के हवाले से। बात एक ही है, एसेंशियल्स को बिजनेस प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। जब भी कोई न्यू कारोबार स्टार्ट करने जाते हैं तो किन बुनियादी चीज़ों को माइंड में रखकर कारोबार को स्टार्ट करना होता है, वो एसेंशियल्स कहलाते हैं। और अगर स्टार्टिंग के वक्त हमने इन चीज़ों को माइंड में नहीं रखा तो यही जो एसेंशियल्स है हमारे लिए, वो प्रॉब्लम्स बन जाते हैं और मसाइल बनकर सामने आ रहे होते हैं। तो ये इसलिए दो नाम है इस टॉपिक के हमारे पास, एसेंशियल्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस हाउस या फिर इसे बिजनेस प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। एग्जाम में जब ये सवाल आएगा तो अटेम्प्ट करने का मेथड ये है कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो लिस्ट ऑल करके हमें 5 प्रॉब्लम्स को या 3 प्रॉब्लम्स को जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो लिस्ट ऑल करके प्रॉब्लम्स की फिर सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है। क्या है प्रॉब्लम्स, क्या है एसेंशियल, आइए इसको डिस्कस करते हैं। बिजनेस प्रॉब्लम्स या फिर एसेंशियल्स एक ही बात है। कौन सी चीज़ें, कौन से मसाइल हमें कारोबार को स्टार्ट करते वक्त माइंड में रखने पड़ते हैं, कौन से फैक्टर्स हमें माइंड में रखने पड़ते हैं, एसेंशियल्स क्या होते हैं, बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं, और किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जब आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं। No risk, no business is a popular proverb, but risk is not only problem of business. A business, whether new or old, continuously face a variety of problems, some to a great extent and other a little. यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब भी कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो ये एक बहुत ही कॉमन सा प्रोवर्ब हमारे सामने होता है कि जब तक खतरा मोल नहीं लेंगे, खतरा बर्दाश्त नहीं करेंगे, कारोबार को सक्सेस की तरफ ले जाना, कामयाबी की तरफ ले जाना मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरी होता है अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना, रिस्क को बियर करना, रिस्क को फेस करना। तो यही बात एक्सप्लेन हुई हुई है। अगर रिस्क नहीं है तो कारोबार का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। ख़तरा ज़रूर होता है जहाँ पर बिजनेस को आप रन करने जा रहे होते हैं, बट रिस्क इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस। ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस के लिए, बल्कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। बिजनेस चाहे न्यू हो या ओल्ड हो, यानी आप नया इस्टेब्लिश कर रहे हैं कारोबार या फिर पुराना कारोबार है, सभी जगह पर आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम्स की वैरायटी होती है हमारे पास, जिसको भी हम डिस्कस करने जाएंगे। पास कारोबार में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कारोबार बड़ा है तो प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगी, खतरा भी ज़्यादा होगा, और कारोबार छोटा है तो उस लिहाज से फिर प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं, खतरात भी कम होते हैं। It is important to bear in that essentials of establishing a business house is a synonymous term with business problems. यानी अगर हमें establish करना है business तो essentials को mind में रखना पड़ता है। हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू बिजनेस हाउस स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, तो हमें इसेंशियल्स को, बुनियादी चीज़ों को माइंड में रखना पड़ता है कि हमें इन चीज़ों को देखकर अपना कारोबार स्टार्ट करना है। इसी का सिनोनिमस वर्ड क्या है, मतलब सेम अल्फाज क्या है, बिजनेस प्रॉब्लम्स भी है। तो बिजनेस प्रॉब्लम्स या फिर इसेंशियल्स एक ही बात है। यहाँ पर ये वाली टर्म हमें डिफाइन कर रही है कि सवाल प्रॉब्लम्स के नाम से आए या फिर इसेंशियल्स के नाम से आए, हमें यही पॉइंट डिस्क्राइब करने हैं। अब प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है, एसेंशियल्स क्या है हमारे पास, इसकी लिस्ट ये बनी हुई है। एग्जाम में भी आपको हर सवाल की लिस्ट बनानी होती है। इन लिस्ट पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन करने होते हैं, हमें लिस्ट बनाकर फिर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है। तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स या फिर एसेंशियल्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस हमारे पास ये होते हैं। फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जिसको प्रॉफिटेबिलिटी भी कहते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, फ्यूचर ऑफ बिजनेस, राइजिंग कैपिटल या इसको फाइनेंस भी कहते हैं, लोकेशन, स्टाफिंग या फिर लेबर प्रॉब्लम्स, काइंड्स या फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मार्केटिंग, बिजनेस कंपटीशन, रिस्क, गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर लास्ट में है बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं जिनको हम कहते हैं बिजनेस प्रॉब्लम्स, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि आपको बिजनेस में, कारोबार में फेस करनी पड़ती हैं। या फिर इसको एसेंशियल्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस भी कहा जाता है कि कौन से एसेंशियल्स हैं जो कि हमें न्यू बिजनेस के स्टार्ट करते वक्त माइंड में रखने पड़ते हैं।
एसेंशियल का मतलब बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी चीज़ें, बेसिक फैक्टर्स जिन पर आपका बिजनेस डिपेंड कर रहा है। और ये प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? मसाइल, इश्यूज जो हमें फेस करने पड़ते हैं, जो रिस्क हमें फेस करने पड़ता है कारोबार में। तो यहाँ पर ये हमने पॉइंट्स को एक्सप्लेन, पॉइंट्स की लिस्ट बना दी है। अब इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि इस हर हेडिंग का क्या मतलब है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट हेडिंग की तरफ। फर्स्ट हमारे पास है असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जिसको प्रॉफिटेबिलिटी भी कहते हैं। Assessment in such a way will help the business satisfy the demands of owners, shareholders, management, employees, consumer, and the government. It is equally important for both the old and new business. Before starting a new business, new project, businessmen must analyze the business opportunities in terms of expected profit, success, nature of demand, future tendency, stage of business cycle, afraid of technology, government policies, nature of competition एंड परचेजिंग, जो कंज्यूमर की डिमांड होती है उसके हवाले से बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है हमें फर्स्ट वाला कि जब आप कारोबार को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, नया कारोबार की बुनियाद रखने जा रहे हैं, तो पहला पॉइंट जो आपने माइंड में रखना है वो ये है कि कौन सा कारोबार मुझे प्रॉफिट अर्न कर कर दे सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, मुनाफा बख्श कारोबार कौन सा हो सकता है मेरे लिए जो कि मुनाफा अर्न कर कर दे। असिस मतलब पहले आप तहकीकात करते हैं, असिस करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा कारोबार मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो वन बाय वन इन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला कह रहे हैं असेसमेंट इन सच अ वे, इस तरह असेसमेंट करें विल हेल्प द बिजनेस सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ ऑनर्स, जो कि डिमांड को सेटिस्फाई कर सके ऑनर की। ऑनर कौन है? मालिक कारोबार के। कंपनी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पर मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जो कंपनी को रनअप कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, सारे काम संभाल रहे होते हैं। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो कि वर्क कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिकली प्रोडक्शन आउटपुट क्रिएट करना इनका काम होता है। कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो कि गुड्स को यूज कर रहे होते हैं। और गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व होती है हमारे बिजनेस में, क्योंकि हम गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कंपनी या फिर किसी बड़े कारोबार को रन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि असेस करें, असेसमेंट करें इस तरह कि वो डिमांड को सेटिस्फाई कर सके इन तमाम लोगों की जो कि कनेक्टेड हैं बिजनेस से। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, ये जो असेसमेंट करने की, अपॉर्चुनिटीज की असेसमेंट करनी है आपको। अपॉर्चुनिटीज मतलब मौके, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, किसी जगह पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस चीज़ की डिमांड चल रही है वो कारोबार आप कर सकते हैं और वो आपको प्रॉफिट अर्न कर कर देगा। तो आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं या ओल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज की असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट ये डिस्क्राइब कर रहा है, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, ये बराबर इंपॉर्टेंट रखता है फॉर बोथ, दोनों तरह के कारोबार के लिए। चाहे आपका कारोबार पुराना हो तब भी आपको अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखनी पड़ती है, और अगर आपका बिजनेस नया है तब भी आपको अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखनी पड़ती है। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बिजनेसमैन को लाजमी तौर पर तज्जिया करना है, एनालाइज करना है, गौर फिक्र करना है बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज पर कि कौन कौन से मौके हैं मेरे लिए, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं कहां पर पैसा इन्वेस्ट करूं, कौन सा कारोबार करूं जो मुझे प्रॉफिट अर्न कर कर देगा। इन टर्म ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अब यहाँ पर ये एनालाइज करता है बिजनेसमैन किस लिहाज से मुझे प्रॉफिट कितना होगा, मेरे चांसेस सक्सेस के कितने हैं, डिमांड क्या चल रही है जो चीज़ मैं प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ उसकी, फ्यूचर टेंडेंसी, फ्यूचर में कितना चेंज आएगा इस बिजनेस में, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, टेक्नोलॉजी का क्या जो है वो इसमें रिस्क है, कितना टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है मेरे कारोबार में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, कंपटीशन कितना मुझे फेस करना पड़ेगा, और साथ में कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे होते हैं बिजनेसमैन, एनालाइज कर रहे होते हैं न्यू प्रोजेक्ट, न्यू कारोबार को स्टार्ट करने से पहले। तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि नया कारोबार जब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एनालाइज करें कितना प्रॉफिट अर्न हो सकता है, क्या डिमांड चल रही है, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चल रही हैं, किस जगह पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मुनाफा बख्श रहेगी, आपको प्रॉफिट अर्न कर कर देगी। तो इस चीज़ों का तज्जिया करना, जायजा लेना, पहला पॉइंट में हमारे पास आ गया असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मौकों की तलाश करना, अपॉर्चुनिटीज की तलाश करना जो कि आपको प्रॉफिट अर्न कर कर देंगी। दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं एसेंशियल प्रॉब्लम्स का। दूसरा पॉइंट हमारे पास है रिस्क। रिस्क मतलब खतरा। Risk must be considered and studied carefully.
Risk is an essential factor of every business. Before starting a new business, the investor must calculate how much risk he can assume. Figuring out risk correctly reduce the chance of loss and improve profitability. यहाँ कह रहे हैं कि जब भी आप कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम एसेंशियल्स पढ़ रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास, दूसरा एसेंशियल क्या है? रिस्क है, खतरा है. जब भी आप कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं तो केयरफुली स्टडी कर लें, मुताला कर लें बहुत एहतियात के साथ. किसके हवाले से? खतरे के हवाले से, क्योंकि खतरा आपके कारोबार में इसेंशियल फैक्टर है, बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है. आप जो कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें कितना खतरा फेस करना पड़ सकता है आपको, इसका जायज़ा लेना होगा. उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, जब भी आप न्यू कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले क्या करें? जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर बोलते हैं उस शख्स को जो कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है. इन्वेस्ट करने वाला शख्स इन्वेस्टर कहलाता है. वो क्या करे? जो पैसा लगा रहा है कारोबार में, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, फाइनेंसिंग कर रहा है, पहले कैलकुलेट कर ले कितना रिस्क मौजूद है इस कारोबार में, कितना खतरा मौजूद है, मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है इस कारोबार में. हाउ मच रिस्क ही कैन अज्यूम, पहले कैलकुलेट कर ले कितना खतरा बर्दाश्त करना पड़ेगा. अगर आपने सही रिस्क कैलकुलेट कर लिया कि हमें इतना खतरा बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो फिर आपके नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी, मुनाफा कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये हेडिंग हमें यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रही है कि न्यू स्टार्ट करना जा रहे हैं कारोबार, तो पहले से जो इन्वेस्टर है, जो पैसे लगाने वाला शख्स है, वो एनालाइज कर ले कि कितना खतरा इस कारोबार में मौजूद है, ताकि वो अपने नुकसान के चांसेस को कम कर सके और प्रॉफिट के चांसेस को इंक्रीज कर सके. मजीद यहाँ पर रिस्क को एक्सप्लेन किया हुआ है. डिफरेंट बिजनेस कैरी वेरिंग अमाउंट एंड नेचर ऑफ इट. डिफरेंट रिस्क है, डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट तरह के रिस्क आपको फेस करने पड़ते हैं, और रिस्क का जो अमाउंट है, जो नेचर है, वो चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है. चेंज इन फैशन, अनफेवरेबल मूवमेंट ऑफ प्राइस, न्यू इन्वेंशन, competition, consumer demand and taste, death of key employee, fire, theft, all are various form of risk which are permanent phenomena of business. यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब खतरात कारोबार में किस किस तरह के होते हैं और आपको किन खतरात को माइंड में रखकर स्टार्ट करना है कारोबार को. कह रहे हैं कि कारोबार की नेचर के लिहाज से डिफरेंट टाइप के रिस्क होते हैं. फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन कर रहा है कि डिफरेंट बिजनेस है तो डिफरेंट अमाउंट होगा रिस्क का, खतरे की मिकदार, खतरे की जो क्वांटिटी है वो भी कम होगी. छोटा बिजनेस है तो कम होगी क्वांटिटी खतरे की, और अगर ज्यादा है तो अमाउंट क्या है? ज्यादा होगा खतरे का. और नेचर भी कारोबार के लिहाज से खतरे की चेंज हो रही होती है. अभी कारोबार की कितनी टाइप होती है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ हमें ज्यादा खतरा फेस करना पड़ता है और कहाँ हमें कम खतरा फेस करना पड़ता है. तो फिर हमने उसके बाद बात की यहाँ पर कि खतरा कौन कौन सा है. अचानक फैशन का चेंज हो जाना, कोई भी अनफेवरेबल मूवमेंट आना, किस चीज में? प्राइस में. प्राइस का कम हो जाना, प्राइस का अचानक से बढ़ जाना, कोई नई इजाद हो जाना, मार्केट में कोई नई चीज आ गई, अब आपकी चीज कोई परचेज ही नहीं कर रहा. कॉम्पिटिटर्स, कोई नए कॉम्पिटिटर्स, कोई मुकाबला करने वाले लोग आपकी प्लेस पर आ गए हैं, आपका मुकाबला करने के लिए मार्केट में आ गए हैं, ये भी खतरा है आपके लिए. कंज्यूमर की डिमांड, कंज्यूमर का टेस्ट अचानक से चेंज हो गया, ये भी आपके लिए खतरा है, क्योंकि अब आपकी चीज सेल आउट नहीं हो पाएगी, अब आपकी गुड्स नहीं बिक पाएगी. कोई की एम्प्लॉय है आपका जो कि जिसकी मौत वाकया हो गई है, डेथ वाकया हो गई है, ये भी जो है वो आपके लिए खतरा है कि अब वो की एम्प्लॉय था, इंपॉर्टेंट पर्सन था आपके इदारे का, अब वो ही नहीं रहा, तो इदारे को रनअप करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है. चोरी का खतरा होता है, गुड्स में आग का खतरा होता है. ठीक है, डिफरेंट टाइप के रिस्क जो है हमें फेस करने पड़ते हैं बिजनेस की लाइफ में. तो इस वाली हेडिंग में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि किस किस तरह के रिस्क होते हैं, क्या क्या नेचर होती है रिस्क की. फैशन का चेंज होना, प्राइस में तब्दीली आ जाना, कोई नई चीज़ मार्केट में आ जाना, कोई मुकाबला करने वाला शख्स मार्केट में आ गया, कंज्यूमर का डिमांड या फिर टेस्ट चेंज हो गया, एम्प्लॉय की डेथ वाकया हो गई, गुड्स चोरी हो गई या गुड्स में फायर यानी आग लगने से नुकसान हुआ. तो ये सारे रिस्क हमें बिजनेस में फेस करने पड़ते हैं. पहले से ही हमें एनालाइज करना होता है कि किस तरह का रिस्क हमें फेस करना पड़ सकता है कारोबार में. तो ये हमारे पास सेकंड एसेंशियल हो गया, जो कि प्रॉब्लम भी होता है बिजनेस में, इसलिए इसको बिजनेस प्रॉब्लम या बिजनेस एसेंशियल कहते हैं. यहाँ पर थर्ड एसेंशियल को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है फाइनेंस. फाइनेंस मतलब पैसा. फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड कैपिटल, लोन्स एंड रिटेन अर्निंग. डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ओनरशिप ब्रिंग्स इन कैपिटल डिफरेंटली. यहाँ ये डिफाइन कर रहे हैं कि बिजनेस में पैसा जो है वो खून की हैसियत रखता है. जिस तरह कारोबार
में पैसे की ज़रूरत होती है, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि फाइनेंस जो है वो लाइफ ब्लड है, कारोबार की ज़िंदगी में खून की हैसियत रखता है। इसके बगैर हम कारोबार को रन नहीं कर सकते। रन करना तो दूर की बात, कारोबार का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है पैसे के बगैर। ज़रूरी है पैसे का होना, ताकि उसके ज़रिए आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ को बिजनेस की परफॉर्म कर सकें। बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड कैपिटल, लोन एंड रिटेन अर्निंग। बिजनेस फाइनेंस में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, इसमें शामिल है हमारे पास कैपिटल मतलब मालिक का लगाया गया पैसा, लोन उधार लेकर लगाया गया पैसा, एंड रिटेन अर्निंग पास्ट प्रॉफिट जो कारोबार में हुआ था उसे कारोबार में दोबारा इन्वेस्ट करना। सेव किया हुआ पास्ट प्रॉफिट था, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था, उसे कारोबार में दोबारा एज अ फंड, एज अ फाइनेंस यूज किया जाता है। तो ये तीन तरह के सोर्स हो गए हमारे पास फाइनेंस के। अब यहाँ कह रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप ब्रिंग इन कैपिटल डिफरेंटली। ऑनरशिप के लिहाज से, मलकियत के लिहाज से डिफरेंट टाइप के बिजनेस होते हैं। अकेले काम कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप, मिलकर काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप, बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं, शेयर्स पर काम कर रहे हैं तो कंपनी। तो ये कारोबार क्या हो गए, ऑनरशिप के लिहाज से हो गए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह का कारोबार होगा वहां पर कैपिटल भी उस लिहाज से डिफरेंट होगा। तो इस पैराग्राफ ने हमें ये डिफाइन किया कि इसेंशियल थर्ड जो हमारे पास है, जो कि प्रॉब्लम बन सकता है हमारे लिए बिजनेस में, वो है फाइनेंस, पैसा, जो कि कारोबार में खून की हैसियत रखता है। पैसा हमारे पास आता है कैपिटल, लोन और रिटेन अर्निंग के जरिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनरशिप, डिफरेंट टाइप के कारोबार में हमारे पास डिफरेंट तरह से कैपिटल अरेंज हो रहा होता है। द बिजनेस हैज थ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। अभी हमने डिस्कस किया हमारे पास तीन तरह के सोर्स होते हैं फाइनेंस के, कैपिटल, लोन, रिटेन अर्निंग। कैपिटल को डिस्कस करते हैं। इट इज राइज फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, शेयर होल्डर। कैपिटल मतलब मालिक का लगाया गया पैसा। ये किस तरह आता है हमारे पास, अगर हम अकेले काम कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है, और सोल ऑनर जो होता है, अकेला शख्स जो कारोबार स्टार्ट कर रहा है, वो पैसा लेकर आता है। पार्टनरशिप जहां पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे होते हैं तो फिर पार्टनर पैसा लेकर आते हैं। और शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, जो कंपनी के शेयर परचेज कर रहे होते हैं। तो कंपनी के शेयर परचेज करके पैसा शेयर होल्डर से हासिल हो रहा होता है। तो ये हमारे पास तीन तरह के बिजनेस हो गए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और शेयर होल्डर। और पैसा कहाँ से आ रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ऑनर पैसा लेकर आ रहा है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स पैसा लेकर आ रहे हैं, और शेयर होल्डर्स कंपनी में शेयर्स के जरिए पैसा लेकर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना। दूसरा लोन, लोन मतलब उधार लेकर पैसा लगाना। अब ये शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। इट मे बी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म एंड कैन बी बोरो फ्रॉम बैंक। अब लोन उधार हम अगर छोटा कारोबार कर रहे हैं तो रिलेटिव से भी ले सकते हैं, फ्रेंड से भी ले सकते हैं, फैमिली से भी ले सकते हैं, और अगर हम बड़ा कारोबार कर रहे हैं तो फिर हम बैंक से भी उधार ले सकते हैं। बोरो मतलब उधार लेना फ्रॉम बैंक। अब अगर हमने 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 1 साल के अंदर अंदर वो कर्जा वापस करना है तो ये शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है। और अगर हमें 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कर्जा वापस करना है तो ये लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। कलील मुद्दत के लिए और तवील मुद्दत के लिए हासिल किया गया लोन। रिटेन अर्निंग मैंने आपसे कहा था पास्ट प्रॉफिट होता है। दीज आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले साल का मुनाफा सेव हुआ रखा हुआ था, वो भी एक जरिया है हमारे पास फाइनेंस का, पैसे का, उसे हम कारोबार में इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फंड। तो ये हमने फाइनेंस की हेडिंग को डिस्कस कर लिया कि फाइनेंस, पैसा कारोबार में तीन तरह से हमारे पास आता है। अब नया कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसेंशियल एज अ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो फिर हमने कहा कि तीन तरह से पैसा आता है। अगर आप अकेले कारोबार कर रहे हैं तो मालिक पैसा लेकर आएगा, अगर पार्टनर, अकेला मालिक जो काम कर रहा है वो पैसा लेकर आएगा, अगर पार्टनर काम कर रहे हैं तो पार्टनर्स पैसा लेकर आएंगे, और कंपनी स्टार्ट की तो फिर शेयर होल्डर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उधार आप बैंक से भी ले सकते हैं, फ्रेंड से भी, फैमिली से भी, रिलेटिव से भी, और पास प्रॉफिट रिटेन अर्निंग कहलाता है। तो ये तीन सोर्स हो गए हमारे पास। यहाँ पर इस डायग्राम से भी डिफाइन किया हुआ है सोर्स ऑफ फंडिंग या सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या है हमारे पास। रिटेन अर्निंग, डेब्ट कैपिटल का मतलब है उधार लेकर लगाना, इक्विटी कैपिटल फर्स्ट वाला है, कैपिटल मतलब मालिक का सरमाया, और लोन मतलब डेब्ट कैपिटल है, मतलब उधार लेकर आपने लगाया है, और रिटेन अर्निंग पास्ट प्रॉफिट है। मजीद डिफाइन किया हुआ है फाइनेंस को यहाँ पर। इन सोल प्रोप्राइटरशिप इट इज ब्राउट इन बाय अ सिंगल ऑनर। इन पार्टनरशिप इट इज अ पार्टनर who invest capital. The company receive capital by selling its share to founders and general public. यहाँ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि पैसा मालिक किस तरह कारोबार में लेकर आता है, तो वो कारोबार की मलकियत पर डिपेंड कर रहा होता है। पहला हमने कहा था सोल प्रोप्राइटरशिप, कारोबार की पहली किस्म जहाँ पर मालिक एक होता है, वो अकेला ही पैसा लेकर आता है।
पार्टनरशिप में पार्टनर्स मालिक होते हैं, सेकंड टाइप है बिजनेस की जहां पर पार्टनर्स पैसा कारोबार में लगाते हैं, फंड में लगाते हैं, और कंपनी थर्ड टाइप है बिजनेस की जहां पर कैपिटल जो है वो शेयर्स को सेल करके हासिल किया जा रहा होता है पब्लिक से, जनरल पब्लिक से, आम आवाम से। तो ये हमारे पास कैपिटल को हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह जो है वो मालिक का सरमाया कारोबार में इन्वेस्ट होता है, ऑनरशिप ऑफ बिजनेस के लिहाज से, बिजनेस की मलकियत के लिहाज से पैसा कौन लेकर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास मजीद डिफाइन किया हुआ है फाइनेंस को। फाइनेंस इज यूज्ड in purchasing equipment, land, machinery, plant and raw materials. It is required to pay long-term liabilities at mortgage or bond payable. A business enterprise has to meet other day-to-day expenses as salaries, prepaid insurance, interest, rent and the like. Account receivables and payables are also to be financed. अब यहाँ पर इस वाली हेडिंग में डिफाइन किया हुआ है कि आप नया कारोबार जो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एसेंशियल आपने पैसे को माइंड में रखा है, जो कि प्रॉब्लम भी बन सकता है आपके लिए। अब इस पैसे को आप यूज कहाँ कर सकते हैं? आप इक्विपमेंट परचेजिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्विपमेंट क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो कि जरूरी होते हैं कारोबार को रनअप करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो इक्विपमेंट कहलाते हैं। मशीनरी वगैरह है, ठीक है, मशीनरी है। लैंड, जमीन परचेज करनी पड़ती है आपको। प्लांट आपने परचेज करना है। रॉ मटेरियल, खाम माल परचेज करना है जिससे आप फिनिश गुड्स तैयार करेंगे। तो इन सब के लिए क्या है? आपको पैसा रिक्वायर्ड है। दूसरा, आप अपना कर्जे की अदायगी के लिए भी पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू पे, अदायगी के लिए। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तवील अरसे के लिए जो कर्जा आपने लिया था उसको अदा करना है, तो भी आपने फाइनेंस का इस्तेमाल किया। अच्छा, ये जो है वो एक टर्म यूज हुई है बॉन्ड पेबल, जो बॉन्ड के जरिए लोन लिया जाता है ना, उसको बॉन्ड पेबल कहते हैं। बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू मीट अदर, इसके अलावा बिजनेस जो अपने डे टू डे एक्सपेंस फुलफिल करता है, कारोबार में जो रोजमर्रा में आने वाले एक्सपेंस होते हैं वो भी फाइनेंस के जरिए जो है वो पे किए जा रहे होते हैं। जैसे सैलरी पे करनी है आपको, इंश्योरेंस का अमाउंट प्रीमियम पे करना है, लोन लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना है, किराया देना है, अकाउंट रिसीवेबल और पेबल्स, इस तरह के जो डे टू डे एक्सपेंस है आपको वो पे करने पड़ते हैं। तो उसके लिए भी आप फाइनेंस यूज करते हैं और फाइनेंस का इस्तेमाल इन जगहों पर होता है। तो ये हेडिंग हमें एक्सप्लेन कर रही है कि फाइनेंस का इस्तेमाल हमने कहाँ किया? इक्विपमेंट, लैंड, मशीनरी, प्लांट, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए किया, अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए किया, और साथ साथ लाइबिलिटीज मतलब कर्जा, और इसके साथ साथ हमने डे टू डे एक्सपेंस जो है हमारे से सैलरी पे करनी है, इंश्योरेंस पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, किराया पे करना है, तो उसके लिए भी हमने जो है वो फाइनेंस का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है नेचर ऑफ बिजनेस। एसेंशियल्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स हमारे पास फोर्थ आ गया, नेचर ऑफ बिजनेस, कारोबार की नौयत, कारोबार की किस तरह की नौयत है। हमारे पास तीन तरह के कारोबार पाए जाते हैं। या तो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मर्चेंडाइजिंग करते हैं, यानी गुड्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का भी जो है वो बिजनेस किया जा रहा होता है। तो आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं उसके लिहाज से भी सोचना होगा आपको। इन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस द बिजनेसमैन हैज टू डिसाइड ऑन द टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। The fields open to him are industrial, commercial और service area. जब आप कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बिजनेसमैन को इस चीज को भी माइंड में रखना पड़ता है कि वो किस किस्म और किस नौयत का कारोबार स्टार्ट करने जा रहा है। हमें जो कारोबार दिखते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जो फील्ड हमें दिखती हैं वो क्या है? इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का मतलब इंडस्ट्री सेक्टर जो है हमारा, जहां पर गुड्स प्रोड्यूस हो रही होती है, जहां पर गुड्स की क्रिएशन हो रही होती है। कमर्शियल एरिया में दिखता है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, सर्विसेज के जरिए जो है वो रनअप हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो हम कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं वहां पर हम कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड करेंगे, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर से अटैच होने जा रहे हैं, या फिर हम कमर्शियल या फिर सर्विसेज एरिया की तरफ जा रहे हैं और हम सर्विसेज प्रोवाइड करके जो है वो अर्निंग करेंगे या प्रॉफिट्स कमाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये डिसाइड करना होता है नेचर किस तरह का है हमारे बिजनेस का, नौयत किस तरह की है, टाइप किस तरह की है। या हमने गुड्स प्रोड्यूस करनी है, मर्चेंडाइज प्रोड्यूस करनी है, विजिबल प्रोडक्ट्स बनानी है, गुड्स प्रोवाइड करके पैसा कमाना है, या फिर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करके उससे अर्निंग करनी है। नेचर ऑफ बिजनेस में यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है मजीद। इन अदर हैंड ही मे चूज मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग और ब्रोकरेज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। द सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, स्कोप ऑफ बिजनेस, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ डिमांड।
कह रहे जब कारोबार की नौइयत को आप सेलेक्ट करने जा रहे होते हैं कि बिजनेसमैन ये डिसाइड करता है कि किस टाइप का, किस नेचर का कारोबार स्टार्ट करे, इंडस्ट्रियल स्टार्ट करे या फिर कमर्शियल स्टार्ट करे, तो वहाँ पर डिफरेंट फील्ड उसके पास मौजूद होती हैं, डिफरेंट जो है वो टाइप्स ऑफ बिजनेस वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग करे, यानी गुड्स को खुद प्रोड्यूस करे, खुद बनाए, खुद प्रोड्यूस करे और फिर सेल आउट करके प्रॉफिट अर्न करे, या फिर होलसेलिंग का कारोबार करे, मतलब बल्क क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग करे, या फिर रिटेलिंग करे, कम क्वांटिटी में खरीद कर आए कंज्यूमर को सेल आउट कर दे, इंपोर्ट का बिजनेस करे यानी गुड्स को बाहर मुल्क से खरीदे, या फिर एक्सपोर्ट करे यानी बाहर ममालिक में गुड्स जो है वो सेल आउट करे। तो ये जो है वो यहाँ पर डिफरेंट नेचर के हमें बिजनेस दिखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करनी है, खुद प्रोड्यूस करना है, या फिर बनी बनाई गुड्स को प्रोड्यूस करके आगे सेल आउट करना है, जैसे होलसेलिंग और रिटेलिंग है, या फिर बाहर ममालिक से जो है वो कनेक्टेड होना है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है और हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बिजनेस करना है, किस टाइप का बिजनेस करना है, किस नेचर का बिजनेस करना है। अच्छा, ये नेचर डिपेंड करती है किस पर, कैपिटल कितना अवेलेबल है आपके पास। कह रहे हैं द सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कितना पैसा आपके पास है, कितना स्कोप है आपके बिजनेस का, अपॉर्चुनिटीज कितनी है, एक्सपर्टीज कितनी है आपके पास, महारत कितनी हासिल है आपको अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस के लिहाज से, एक्सपीरियंस कितना है आपके पास, और आपके जो बिजनेस की नेचर है उसकी डिमांड कितनी है, नेचर ऑफ डिमांड क्या है आपके कारोबार की। तो आप एसेंशियल को जब माइंड में रखते हो तो नेचर हमारे पास जो है वो एसेंशियल था, प्रॉब्लम भी बन सकता है अगर हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस ना किया और माइंड में ना रखा तो, कि हमें किस टाइप का, किस नेचर का बिजनेस करना है, इंडस्ट्रियल करें, कमर्शियल करें यानी सर्विसेज प्रोवाइड करें, होलसेलिंग करें, रिटेलिंग करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करें, कितना कैपिटल अवेलेबल है, क्या स्कोप है हमारे बिजनेस का, इसके साथ ही एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है, ये सब आपने माइंड में रखना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ हमारे पास है बिजनेस कंपटीशन। ये भी एक इसेंशियल है बिजनेस का। जब आप कारोबार स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं उन्हें माइंड में रखना पड़ता है। यहाँ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं। कॉम्पिटिटर्स वो लोग होते हैं जो कि आपके मुखालफत में, आपके अगेंस्ट में खड़े हुए होते हैं, मार्केट में मौजूद होते हैं आपके साथ ही, सेम प्रोडक्ट या फिर आपके प्रोडक्ट की अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर रहे होते हैं। क्वालिटी और प्राइस का डिफरेंस होता है, और अगर सब्सटीट्यूट गुड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अल्टरनेटिव गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट के सेल पर कोई इफेक्ट आ रहा है, तो वो कॉम्पिटिटर्स कहलाते हैं। प्राइस क्वालिटी का डिफरेंस है, अल्टरनेटिव सेम या फिर सब्सटीट्यूट गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपके कॉम्पिटिटर्स कहलाते हैं, कॉम्पीट करने वाले लोग कहलाते हैं। तो कारोबार के स्टार्टिंग के वक्त आपको ये माइंड में रखना पड़ता है कि कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स का मुझे सामना करना पड़ सकता है, किस तरह का कंपटीशन मार्केट में मौजूद है, ये आपको एनालाइज करना पड़ता है। इसीलिए हमने इसको 5 एसेंशियल में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग के वक्त अगर माइंड में ना रखा तो यही कंपटीशन हमारे लिए बिजनेस प्रॉब्लम भी बन सकता है। 3 तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं हमारे पास, मोनोपोली, डिओपोली और ओलिगोपोली। अब ये क्या होते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। Competitions, monopoly, duopoly, oligopoly are different business conditions. Competitions refers to a condition when a substantial number of suppliers, shopkeeper, manufacturer exist in the market. कह रहे हैं कि competition arise कब होता है, competition की condition create कब होती है, जब different suppliers जो है वो numbers of suppliers मौजूद होते हैं, ज्यादा शॉपकीपर्स मौजूद हैं, ज्यादा मैन्युफैक्चरर बनाने वाले लोग मौजूद हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, मौजूद हैं किसमें, मार्केट में, इन दी मार्केट। ठीक है, तो ये फिर हमारे लिए कंडीशन होती है कि कंपटीशन क्रिएट हो गया। अब 3 तरह के कंपटीशन पाए जा रहे हैं हमारे पास। अगर मार्केट में आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है और आप अकेले गुड्स सप्लाई करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स सेल आउट करते हैं, तो ऐसा कंपटीशन मोनोपोली कहलाता है। इसको उर्दू में बोलते हैं उजारादारी, अजारादारी, यानी आपकी हुकूमत है, आप कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, आपके अलावा कोई सप्लाई नहीं करता, कोई प्रोड्यूस नहीं करता ये गुड्स। दूसरा है ड्यूपोली, 2 लोग चीज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, 2 लोगों के दरमियान में होता है कंपटीशन, जैसे कि डायग्राम डिफाइन भी कर रही है, 2 लोगों के दरमियान में कंपटीशन पाया जा रहा है। और थर्ड हमारे पास है ओलिगोपोली, जहां पर फ्यू लोग पाए जाते हैं, फ्यू लोगों के दरमियान में जो है वो कंपटीशन हो रहा होता है। तो अब हमें यहाँ पर देखना पड़ता है कि हमने जो कारोबार स्टार्ट किया है
वो मोनोपोली रखता है हैसियत कंपटीशन में, या फिर उसके अगेंस्ट में दो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, डिओपोली, आपके अगेंस्ट में कोई एक और शख्स भी मौजूद है, या फिर फ्यू पर्सन्स मौजूद हैं आपका मुकाबला करने के लिए, और ओलिगोपोली की कंडीशंस पाई जा रही है। तो ये 3 तरह के टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन हो गए हमारे पास। और कॉम्पिटिशन है क्या कि आप ही की तरह के सब्सटीट्यूट गुड्स, अल्टरनेटिव गुड्स, प्राइस और क्वालिटी के डिफरेंस से सेम गुड्स जो है वो सप्लायर प्रोवाइड कर रहे हो, नंबर ऑफ सप्लायर्स मार्केट में मौजूद हो, शॉपकीपर्स या फिर मैन्युफैक्चरर मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हो, तो ये कंडीशन हमारे पास कंपटीशन कहलाती है। Under competition, prices are comparatively low, or competitive equalities, better services are in abundance, and the consumer are the king. The survival of business relies on high turnover, proper advertising, carefully devised production, and marketing policies. The present business world is extremely competing, and the businessman must know how to beat the competition. कह रहे हैं कि कारोबार जब स्टार्ट करने जा रहे हैं आप, तो आपने देखना होता है आपके अगेंस्ट में कौन सा कॉम्पिटिटर्स मौजूद है और किस तरह उसे हराना है, पीछे करना है और आपको आगे बढ़ना है। कंज्यूमर को फोकस करना होता है आपने, कंज्यूमर वो पर्सन जो आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा होता है, उसे फोकस करना है आपने। किसके जरिए मोटिवेट करना है? डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टाइजिंग के जरिए, ताकि आपकी गुड्स सेल आउट हो। ठीक है, आपने कॉम्पीट करना है अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपनी प्रोडक्शन को हाई करने के लिए अच्छी मार्केटिंग पॉलिसीज होने चाहिए आपके पास, अच्छी एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं हाई टर्नओवर, तो आपने कंज्यूमर को फोकस करना है, कंज्यूमर को मोटिवेट करना है कि वो आपकी गुड्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो, मोटिवेट हो। अगर हम प्रेजेंट बिजनेस की बात करें तो अभी मौजूदा दौर में जो है वो बहुत टफ कंपटीशन पाया जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई जो है वो प्रोसीजर है गुड्स को बनाने के और कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के, मोटिवेट करने के, डिफरेंट टाइप्स की एडवर्टाइजिंग देखते हैं हम। तो ये सब क्या होता है बेसिकली, ये अपने कंपटीटर को हराने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं कि किस तरह हम कंज्यूमर को अपनी तरफ मोटिवेट करके, अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करके आगे निकल सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। तो यहाँ पर यही चीज डिफाइन कर रही है कि कंपटीशन में आपको क्या करना होता है, प्राइस को ज्यादातर लो रखकर आपने क्वालिटी को जो है वो फोकस करना होता है। स्टार्टिंग जब कारोबार आप ले रहे होते हैं तो आपका मकसद प्रॉफिट अर्निंग इतना नहीं होता। बेसिकली कुछ जो कारोबार होते हैं उनका मकसद क्या होता है, पहले अपनी एक मार्केट में पोजीशन बनाएं, गुड्स कुछ सेल आउट हो, तो फिर उसके बाद जो है हम हाई प्रॉफिट अर्निंग की तरफ जा रहे होते हैं। तो पहले जब स्टार्ट कर रहे हैं कारोबार तो आपने फोकस करना है कंज्यूमर पर, अच्छी एडवर्टाइजिंग, अच्छी मार्केटिंग पॉलिसीज के जरिए अपना हाई टर्नओवर देना है, मतलब हाई प्रोडक्शन करनी है, हाई जो है वो सेल बढ़ानी है अपनी, ताकि कंज्यूमर क्या हो, मोटिवेट हो। ठीक है, और आपको प्रॉफिट अर्न हो। देन फिर नेक्स्ट हमारे पास है 6 स्टाफिंग, या फिर इसको लेबर भी कहते हैं। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मजदूर को जॉब पर रखना या फिर जॉब से निकाल देना। हायरिंग और फायरिंग, हायरिंग मतलब जॉब पर रखना, फायरिंग मतलब जॉब से निकाल देना, स्टाफिंग का प्रोसीजर कहलाता है। तो अब कारोबार जब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, तो हमें लेबर रिक्वायर्ड होंगे, वर्कर रिक्वायर्ड होंगे, एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड होंगे। तो इसको हम कहते हैं जॉब पर रखने के प्रोसेस को, निकालने के प्रोसेस को स्टाफिंग। 3 तरह के लेबर रिक्वायर्ड होते हैं हमें, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर। द बिजनेस रिक्वायर्ड लेबर, हमें कारोबार के लिए लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए। द लार्जर द बिजनेस, द नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड लेबर में भी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। कह रहे हैं कि जब भी आप कारोबार स्टार्ट करने जाते हैं, अगर कारोबार बड़ा है तो आपको ज्यादा जो है वो लेबर रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर कारोबार छोटा है तो आपको कम लेबर रिक्वायर्ड होगा। अब लेबर, कोई भी कारोबार आप करें, 3 तरह के लेबर आपको चाहिए। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लेबर, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग, सेमी स्किल्ड, और बिल्कुल जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो है अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, अब इसको वन बाय वन मजीद ओके, तीनों टाइप के लेबर की एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड MBA प्रोफेसर्स, बिजनेस मैनेजर्स एंड पायलट। सेमी स्किल्ड लेबर्स आर मैकेनिक्स, बुककीपर्स, क्लर्क्स. The last classifications entails porters, diggers, loaders, coolies, peons and domestic servants. 3 तरह की लेबर रिक्वायर्ड है हमें। इसेंशियल को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। कोई भी कारोबार हम स्टार्ट करें, हमें ये 3 तरह की लेबर चाहिए होती है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, वेल क्वालिफाइड पर्सन, जिनके पास डिग्री होती है, तालीम याफ्ता होते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, वो स्किल्ड लेबर में आते हैं, फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। इसको हम बोलते हैं स्किल्ड लेबर। बहुत ज़्यादा तालीम इनके पास, वेल क्वालिफाइड है, जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड MBA प्रोफेसर्स, बिजनेस मैनेजर्स और पायलट।
सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है सेमी स्किल्ड लेबर की, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनमें शामिल है मैकेनिक, बुक कीपर और क्लर्क्स वगैरह। लास्ट हमारे पास बिल्कुल अनक्वालिफाइड पर्सन जो लोग होते हैं वो भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं बिजनेस को रनअप करने के लिए। पोर्टर, डिगर्स, लोडर्स, कुलीज, पियंस और डोमेस्टिक सर्वेंट्स चाहिए होते हैं हमें। कारोबार का ये भी जो है वो हिस्सा होते हैं। तो कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं तो तीनों तरह की लेबर को आपने जॉब पर रखना होता है, जॉब पर हायरिंग करनी होती है, और ये हायरिंग करने का प्रोसेस स्टाफिंग कहलाता है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी चाहिए, स्किल्ड लेबर, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग, सेमी स्किल्ड लेबर और बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो कि हेल्प करेंगे माल को गुड्स को लोड करवाने में, तो उसे हम कहते हैं अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, तो ये तीन तरह की लेबर हमने जो है वो रिक्वायर्ड है कारोबार को रन करने के लिए। ये भी एसेंशियल्स है, ये भी हमारे लिए बिजनेस प्रॉब्लम बन सकता है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया एसेंशियल्स को, प्रॉब्लम्स को, 6 पॉइंट को भी हमने डिस्कस कर लिया है। एसेंशियल्स मैंने आपसे कहा था वो बुनियादी चीजें होती हैं जो कि कारोबार को चलाने के लिए, कारोबार को स्टार्ट करते वक्त आपने माइंड में रखनी पड़ती हैं, बुनियादी जरूरियात होती हैं। इन्हें बिजनेस प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है। 14 पॉइंट्स को हमने लिस्ट को डिस्कस किया था, जिसमें से कुछ 6 पॉइंट को हम स्टार्टिंग के डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में इस चैप्टर के हम कंटिन्यू करेंगे, यहीं से 6 पॉइंट के बाद से कंटिन्यू करेंगे। आज हमने एसेंशियल्स के 6 पॉइंट को डिस्कस कर लिया है, स्टाफिंग या फिर लेबर तक। अभी तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।